हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक से नागरिक शास्त्र, जो कि दूसरी किताब है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो पहला चैप्टर का नाम है, उसमें आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कि देश के सामने कौन कौन सी चुनौती थी। तो देश के सामने हमारे 3 चुनौती थी। कितनी चुनौती थी? 3। तो नंबर 1 चुनौती थी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, देखो जब भारत का विभाजन हुआ, मतलब कि देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय भारत के सामने 3 चुनौतियां आई। तो पहली चुनौती थी आपकी कौन सी? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का मतलब है देश के लोगों को एक सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए। देश के लोगों को एक सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए। क्यों? क्योंकि भारत के जो लोग थे, भारत में अनेक धर्म के लोग थे, अनेक जाति के लोग थे, तो उन्हें एक सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए। उनको एक सूत्र में, उनमें सांप्रदायिकता ना पहले, है ना, उनको ज्यादातर किसी भी धर्म को बढ़ावा दिया जाए, उनको एक साथ कैसे बांधा जाए, पहली चुनौती ये थी। तो इसका मतलब राष्ट्रीय एकता। आपसे पूछा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कितनी हैं, तो मुख्यतः 3 थी। तो पहले क्या थी? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का मतलब राष्ट्र के लोगों को, जो देश के लोग थे, उनको एक सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए, है ना, क्योंकि भारत में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, तो सबको एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, पहली चुनौती ये थी। दूसरी, लोकतंत्र को कायम करने की। भारत में एक ऐसा लोकतंत्र शासन व्यवस्था बनानी ताकि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो सबको प्राप्त हो सके, किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके, और एक ऐसा लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र कहते हैं डेमोक्रेसी, जनता का शासन हो, है ना। दूसरी चुनौती ये थी, क्योंकि सबकी अलग अलग इच्छाएं थी, है ना। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की। तीसरा, पूरे समाज का भला, मतलब ऐसा विकास करना ताकि वो पूरे समाज का भला हो सके, कोई ऐसा विकास हो जिससे पूरे समाज का भला हो सके। तो इसमें क्या अपनाया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया जो कल्याणकारी हो, है ना। तो उनको इसमें पूरे समाज का भला करने के लिए अपनाया गया। तो आपसे पूछेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या थी, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप। लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, और तीसरी पूरे समाज का भला करने की, यार ऐसा विकास करना ताकि पूरे समाज का भला हो सके। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती 3 थी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, तो ये तीनों। पूछेगा कौन सी नहीं है, तो इनसे अलग जो दे रखेगा वो नहीं है। अब देखो भारत कब आजाद हुआ, क्वेश्चन आएगा भारत कब आजाद हुआ। तो भारत आजाद हुआ कब? 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, मिडनाइट को, मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये प्रधानमंत्री थे तो मध्य रात्रि को ही इन्होंने, इस मध्य रात्रि की बात है, इन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। तो उस भाषण का, स्पीच का नाम पूछ लेते हैं, ये भाषण किसका है? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण पूछ लेता है, ये भाषण या स्पीच किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब आता है हमारा जब देश आजाद हुआ तो भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही गई। द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात कही गई। ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, द्वि माने 2 राष्ट्र होने चाहिए, ऐसे सिद्धांत की मांग जो की थी मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग। आपसे पूछेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की? तो मुस्लिम लीग ने की। किसने की? मुस्लिम लीग। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक कौन है? पूछेगा आपसे बहुविकल्प में कि निम्नलिखित में से कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। या आपको क्या मिलेगा? मुस्लिम लीग मिलेगा। तो इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का, उन्होंने कहा कि हमारा मुस्लिम, जहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां पे मुसलमानों का देश होना चाहिए, वो मुसलमानों की राष्ट्र होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। इन्होंने मांग रखी, मगर भारतीय इन्होंने मने भी करी, तो इन्होंने कांग्रेस की नहीं मानी। तो इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। तो अंत में आगे क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया। भारत का क्या हो गया? विभाजन। विभाजन मतलब कि बंटवारा। विभाजन का मतलब बंटवारा। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया होता जब अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों का हमारे पे शासन था, को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो विभाजन हो गया।
भारत का विभाजन हो गया, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हो गया कितने देशों में, भारत और पाकिस्तान। भारत राष्ट्र अलग बन गया और पाकिस्तान अलग बन गया। अच्छा, विभाजन का जो प्रक्रिया थी, विभाजन किस आधार पर हुआ? क्वेश्चन पूछेगा विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो आधार माना गया धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, कि जहां पर जिस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, है ना, उसको वही देश घोषित करे। जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे तो उन्होंने कहा ऐसे स्थान ढूंढो जहां पे मुस्लिम ज्यादा है, तो वहां उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान बना दिया जाए। तो मुस्लिम जो संख्या थी, बहुसंख्या भारत में, वो कहाँ थी? ब्रिटिश इंडिया में कहाँ थी? तो पंजाब में और आपके पश्चिम बंगाल में थी। तो पंजाब और पश्चिम बंगाल में, या आप लगा सकते हो पूर्वी, जो पूर्वी बंगाल था उसको आप बांग्लादेश कहते हैं 1971 से बाद में, पूर्वी बंगाल में, उधर पश्चिम में। तो दोनों को बीच में, दोनों को एक तो पूर्वी किनारे पे था, एक पश्चिम में हो गया। तो पूर्व से पश्चिम का जो बीच का क्षेत्र था, वहां भी तो अनेक धर्म के लोग रहते हैं, उनको आपस में कैसे मिलाया जाए, उसको कैसे पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर धर्म देश को बनाने की, कि कहीं पर भी एक ही स्थान पर कहीं भी ना तो मुसलमान ज्यादा, मान लो संख्या में मुसलमान तो ज्यादा हो सकते हैं, पर वहाँ हिंदू भी तो थे, या कहीं पे हिंदू ज्यादा है तो वहाँ मुस्लिम भी थे, वहाँ ईसाई धर्म, सभी धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ सबसे ज्यादा उसी धर्म के लोग रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, उनको धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर अंत में आके जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे उन हिस्सों को किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। तो वो पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया। फिर इसके बाद अब आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत की, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पूछेगा विभाजन की प्रक्रिया का आधार क्या था भारत और पाकिस्तान का? तो धार्मिक बहुसंख्या, जहाँ पर के आधार पर क्या हुआ, विभाजन हो गया, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, जहाँ पर जिस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं वो उसी देश का होगा। मतलब कि मुस्लिम, जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं वो कहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान में। जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो 80 लाख से ज्यादा लोग क्या हो गए, विभाजन के कारण पुनर्वास हो गए, मतलब कि वे बेघर हो गए, लाखों मर गए, बहुत सारे लोगों को हानि हुई। अब इसका द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात आती है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने, मांग की थी इसकी, मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब ऐसा ये नहीं था कि भारत में नहीं हो, तो भारत में पश्चिमी उत्तर में थे आपके सीमांत गांधी, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पश्चिमी उत्तर भारत में थे, पश्चिमी उत्तर भारत में मुस्लिम थे, और ये क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी। ये कहते थे कि कोई द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं होना चाहिए, मुस्लिम देश अलग नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा खान अब्दुल गफ्फार खान का पुराना, या पूछेगा निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। यह क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे या उसके समर्थन में नहीं थे? तो कौन थे, सीमांत गांधी मिलेगा ऑप्शन में, या खान अब्दुल गफ्फार खान। अब इसके बाद आता है आपका, देखो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ही क्या, सन 1951 में भारत की कुल आबादी में जो मुसलमान थे, भारत में भी आज़ाद हो गया तो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, भारत में मुस्लिम भी रह गए, हिंदू भी, है ना। तो उस समय भी भारत में कितने परसेंट मुसलमान थे, 12% मुस्लिम थे। कितने परसेंट मुस्लिम थे, 12%। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सन 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या कितने परसेंट थी? तो 12% थी। अब क्या हुआ, जब ये बहुसंख्या के आधार पर विभाजन हुआ तो उसमें क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक लोग थे जिनकी संख्या कम थी, ऐसे धार्मिक धर्म के लोग जिनकी संख्या कम थी, उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अनेक हानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा विभाजन के दौरान ऐसा हुआ कि लोगों को बेघर होना पड़ा, बहुत लोग मर गए, 5 से 10 लाख के लगभग लोगों को जो है की मृत्यु हो गई, और पुलिस वालों को भी अपनी जो चेयर होती है, कुर्सी होती है, टाइपिंग वाले प्रिंटर होते हैं, उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी पड़ गया था। इस ऐसी स्थिति विभाजन के दौरान आ गई थी। अब अगला क्वेश्चन आता है, फिर एक बार दोबारा सुनो, आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछेगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी किसका भाषण है? तो जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन पूछेगा भारत ब्रिटिश इंडिया का विभाजन किन दो देशों, यह पूछेगा 1947 में कौन से दो राष्ट्र बने? तो भारत और पाकिस्तान।
भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके आधार पर हुआ? तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। भारत कब आजाद हुआ? तो ये रहा, है ना। पूछेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कितनी? तो 3। पहली राष्ट्रीय एकता, दूसरी लोकतंत्र को कायम करने की, तीसरी पूरे समाज का भला या ऐसा विकास ताकि पूरे समाज का भला हो सके, ऐसे विकास करना। 3 चुनौती हो गई और ये हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन पूछेगा कि किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन पूछेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की? तो मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन पूछेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमान कितने थे? तो मुसलमान कितने थे जी? 1951 में कितने मुसलमान थे? 12% मुसलमान थे। इसके बाद बात आती है रजवाड़ों की। किसकी बात आती है जी? रजवाड़ों की। रजवाड़ों का विलय। रजवाड़े कहते थे देशी रियासतें, देशी रियासतों को भी, इनमें ब्रिटिश प्रांत थे कुछ जो भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतें थी। तो रजवाड़ों को विलय, विलय मतलब उनको मिला दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे रजवाड़ों के विलय का श्रेय किसको जाता है? रजवाड़ों को विलय या देशी रियासतों का विलय किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया। किसने किया जी? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल को लोहा पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम इनका, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछेगा रजवाड़ों का विलय किसने किया? सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने। अब रजवाड़े या देशी रियासतें, तो पूछेगा रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो रजवाड़ों की संख्या 565 थी। क्वेश्चन पूछेगा रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 565 थी, जिनमें से जो थी 26 तो उड़ीसा में थी। उड़ीसा में कितनी थी जी? उड़ीसा में 26 रजवाड़े थे देशी रियासतें, और छत्तीसगढ़ में 15। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ की देशी रियासतें? बड़ी रियासतें, ये बड़ी रियासतें थी, है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ थी? उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में कितनी थी? 15। छोटी भी थी, सौराष्ट्र में 119 थी, 14 बड़ी थी वहां पे। अब इसके बाद आता है रजवाड़ों को विलय किस आधार पर किया गया? तो सरदार पटेल ने एक सहमति पत्र जारी किया जिसमें भारतीय संघ के कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने 565 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय के लिए शामिल होने के लिए क्या हो गई? सहमत हो गई। तो उस सहमति पत्र को क्या कहा गया है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये सरदार पटेल लाए थे। सरदार पटेल ने कराया ना किसका? रजवाड़ों का विलय या देशी रियासतों का विलय किसने किया? सरदार पटेल ने। तो उन्होंने एक सहमति पत्र का मतलब है एक ऐसा पत्र था जिस पर राजा खुद अपने आप साइन कर देते थे कि हाँ हम भारतीय संघ में मिलने को तैयार हैं। तो वो जो पत्र था सहमति पत्र, उस सहमति पत्र को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित है? देशी रियासतों के विलय से। या पूछेगा सरदार पटेल ने देशी रियासतों के लिए राजाओं के हस्ताक्षर के लिए क्या किया? तो उन्होंने एक सहमति पत्र जारी किया था। कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन पूछेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए किसने जारी किया? तो सरदार पटेल ने, जो भारतीय राजा थे। अब क्या हुआ? कुछ राज्य ऐसे थे, इनमें रजवाड़े ऐसे थी जिन्होंने जहाँ के राजा तो सहमत थे पर जनता सहमत नहीं थी, और कहीं की जनता सहमत थी तो वहाँ के राजा सहमत नहीं थे। तो जहाँ के राजाओं ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए सहमति से, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसी तरह से मणिपुर था। मणिपुर क्या था? मणिपुर का राजा तो सहमत था पर जनता सहमत नहीं थी। तो मणिपुर एक ऐसी भाग था भारत का, ऐसी रियासत थी, भारत का एक ऐसा भाग था जिसमें सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के अपनाकर भारत में पहली बार चुनाव कहाँ हुए? तो कहाँ हुए? मणिपुर में। कहाँ हुए जी? मणिपुर में। अब कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय के लिए क्या कर दिया? मना कर दी कि हम भारत में विलय नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जो देशी रियासतें कुछ ऐसी थी जिन्होंने ये कहती कि हम भारत में विलय नहीं होंगे। तो कौन कौन सी थी? एक थी हैदराबाद, एक जूनागढ़ थी, है ना। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर आदि बहुत सारी रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया था। तो देखो कौन कौन सी। मैंने कहा जिन्होंने
विलय होने से मना। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रियासत थी जो विलय होने से मना कर दिया था, तो एक थी हैदराबाद। नंबर 1 है हैदराबाद। हैदराबाद कौन थी जी? हैदराबाद। हैदराबाद का जो शासक था उसे निजाम कहते हैं। हैदराबाद के शासक को, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहाँ के शासक ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। हैदराबाद के शासक को, क्वेश्चन पूछेगा हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो निजाम। क्या कहा जाता था जी? निजाम। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने विलय होने से इनकार कर दिया था, तो हैदराबाद, है ना, जूनागढ़, मणिपुर आदि रियासतें, जम्मू कश्मीर, ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय होने से इनकार कर दिया था। तो हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने विलय होने से इनकार कर दिया। तो किसने? इसके जो शासक था, पूछेगा हैदराबाद का शासक कौन था, तो कौन था? निजाम। हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं? निजाम। अब इसने क्या करा? निजाम ने ये जनता, यहाँ की जो हैदराबाद की जनता थी वो तो चाहती थी कि हमारा विलय हो जाए, हम भारतीय संघ का राज्य बन जाए, पर ये जो था निजाम ये नहीं चाहता था। तो इसने क्या करा? इसने रजाकार, देखो मैं आपको बताऊं, रजाकार आपसे पूछेगा रजाकार किसे कहते हैं, है ना, रजाकार किसे कहते हैं, तो निजाम द्वारा, है ना, अर्धसैनिक, निजाम द्वारा अर्धसैनिक अर्धसैनिक बलों का, हाँ, निजाम द्वारा अर्धसैनिक बल। इसने क्या करा? निजाम ने कुछ लोगों को लिया और अर्धसैनिक बल इकट्ठा कर दिया, अर्धसैनिक सेना बना दी और उनको क्या कर दिया? अर्धसैनिक बल को रजाकार कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा निजाम द्वारा अर्धसैनिक बल जो तैनात किया था, अर्धसैनिक बल तैनात किया, इसने क्या कर दिया? तैनात किया। आपसे पूछेगा रजाकार किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा रजाकार किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा रजाकार किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? निजाम द्वारा अर्धसैनिक बल जो तैनात किया गया उसे रजाकार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रजाकार कहा जाता है। तैनात किया है जिसे रजाकार कहा जाता है। ये जो रजाकार थे क्या थे? ये अत्याचारी थे। कैसे थे ये? अत्याचारी थे। ये बहुत अत्याचार करते थे लोगों का, शोषण करते थे, है ना, बलात्कार करने लगे महिलाओं का। और जहां पर क्या था? गैर हिंदू, जहां पर गैर मुस्लिम इलाके या स्थान थे, स्थानों पर क्या करा इन्होंने जी? अत्यधिक अत्याचार करा। वहां की महिलाओं की इज्जतें लूट ली, उनको शोषण करा बहुत ज्यादा, है, और वहां पे लोगों को मारा, उन पर ज्यादा अत्याचार करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रजाकार कौन था, तो निजाम द्वारा अर्धसैनिक बल तैनात किया गया था जिसको रजाकार कहा जाता है। रजाकार में क्या थी? जनता पर अत्याचार करते थे। किन पर अत्याचार करते थे? जनता पर। और जनता पर ऐसा अत्याचार करते थे जहां पर गैर मुस्लिम थे, महिलाओं पर बलात्कार भी किया उन्होंने और बहुत ज्यादा शोषण किया करते थे। मतलब कि गैर मुस्लिमों पर, जहाँ पे ज्यादा हिंदू थे वहां पर ज्यादा करते थे। तो अब इसमें इसके विरोध में क्या कर दिया? इसमें भारतीय जो सेना थी, भारतीय सेना क्या हो गई? भारतीय सेना सितंबर 1948 में, कब? सितंबर 1948 में हैदराबाद के लिए क्या हो गई? रवाना हो गई। भारतीय सेना क्या हुई? सितंबर 1948 में कहाँ के लिए रवाना हुई? वो रवाना हुई आपकी हैदराबाद के लिए। कहाँ के लिए? हैदराबाद के लिए। जैसे ही वे हैदराबाद, भारतीय सेना कहाँ पहुंची जी? हैदराबाद। तो हैदराबाद पहुंच के इन्होंने क्या करा? वहां पे भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो, कौन सा? आपसे पूछेगा ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत
है ना। ऑपरेशन पोलो के तहत क्या करा इन्होंने, हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के जो निजाम थे उसको क्या कर लिया गया, उसको बंदी बना दिया, मतलब कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आपसे पूछेगा ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, कर दिया, क्या कर दिया उसने, आत्मसमर्पण कर दिया। आपसे पूछेगा ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो हैदराबाद के निजाम से, क्योंकि इस ऑपरेशन पोलो के तहत ही क्या करा निजाम ने अपने आप को क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। तो एक बार फिर देखें हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। हैदराबाद के शासक का नाम क्या था, क्या कहते थे शासक को, निजाम। निजाम क्या था, निजाम बड़ा अत्याचारी था, क्योंकि हैदराबाद की जनता तो चाहती थी कि भारतीय संघ में मिल जाए, पर निजाम नहीं चाहते थे। तो इसलिए क्या करा उन्होंने रजाकार बना दिया, जो जनता के विरुद्ध रजाकार उन्होंने एक ऐसे अर्धसैनिक बलों को बल तैनात कर दिया जो भारतीय जनता जो निजाम के खिलाफ थी उन पे जो अत्याचार करे, जो निजाम के खिलाफ थी उन पे जो एक ऐसा अर्धसैनिक बल बना दिया जो उनको रोक सके, उन पर अत्याचार करे, और गैर मुस्लिम स्थानों पर क्या कर दिया उसने, अत्याचार करने लगे हुए। इसके बाद क्या हुआ, भारतीय सेना हुई टुकड़ी और अपना कहाँ चल दिए, हैदराबाद में सितंबर 1948 में चल दिए। और ऑपरेशन पोलो के तहत क्या कर दिया इन्होंने, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह से बस इतना था आपका, इसमें इतनी ही मुख्य बातें थी, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेगा हैदराबाद के शासक निजाम, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे, हैदराबाद से। इसको नोट कर लेना आप वीडियो को रोक के, है ना। इसके बाद क्या आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग। अफजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, तो कब बना दिए, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना जी, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि राज्यों का दोबारा से गठन किया जाए, तो उसके लिए 1953 में आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। अफजल अली ने, किसने, अफजल अली ने। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इस आयोग है और ये है अधिनियम तो कानून कब बन गया, ये अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो कब बना जी, 1956 में। कब बन गया जी, 1956 ईस्वी में। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, ये बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कमीशन कब बना, तो 19 का गठन कब हुआ, 1953 ईस्वी में। अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनाया, कब गठन हुआ, तो 1956 ईस्वी में। अधिनियम पूछे 1956, आयोग पूछे 1953 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से आपसे राज्यों के बारे में पूछ लेगा, कौन सा राज्य कब बना, और राज्य पुनर्गठन आयोग किसने बनाया, अफजल अली ने। तो क्वेश्चन पूछेगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। 1953 में बना था, ये कब बना था, 1953 में। और 1953 में नागालैंड राज्य बना। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ आपको, एक तो राज्य
और कपना मतलब कि स्थापना, है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर, 1956 में पुनर्गठन हुआ इसका, ठीक है। तो नंबर 1 आपका नागालैंड, 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 नागालैंड कब बना दी? 1963 में, 1963 में नागालैंड। गोवा, गोवा और एक मिजोरम, गोवा और मिजोरम, गोवा और मिजोरम, गोवा में मिजोरम, मिजोरम 1987 में कब बने दिए? 1987 ईस्वी में। ये बहुत पूछे जाते हैं। गोवा मिजोरम तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गोवा का गठन कब हुआ, तो 1987, और मिजोरम का तो 1987। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में बने थे, वे आपको याद रखने हैं। और 2000 में छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, हाँ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। तो आज के, हाँ इसके बाद 2014 में कौन सा राज्य बना था? 2014 में तेलंगाना। ये भी पूछते हैं आपसे कि भारत का 2014 में या तेलंगाना कब राज्य बना? तो 2014 में। कब बना जी? 2014 में तेलंगाना। ये भी लिख लेना आप, ये बहुत पूछा जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? तो 2014 ईस्वी। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद कुछ चीजें और हैं, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन सरदार पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुविकल्प में पूछा जाएगा। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पहला, स्वतंत्र भारत के पहले या प्रथम, भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के कौन थे? पहले गृह मंत्री थे। दूसरा, देशी रियासतें, देशी रियासतों, देशी रियासतों का विलय, देशी रियासतों का विलय। क्वेश्चन पूछेगा देशी रियासतों का विलय किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया, सरदार पटेल ने। ये स्वतंत्र भारत के पहले तो गृह मंत्री और दूसरे क्या थे जी? ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। देशी रियासतों का विलय कहा। और भारत के लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये चीजें सरदार पटेल के बारे में आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।